हाँ, तो आज का अपना टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे इम्पैक्ट करता है, और इसका ये भी देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है। थोड़ा लेंदी रहने वाला ये टॉपिक। मेंस और प्रीलिम्स में दोनों में मेंशन्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो। टॉपिक के जो नेम है सीधे एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है कि भाई प्रीलिम्स में तो है क्या, मॉनसून का मैकेनिज्म और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को हमें समझना है। और ये जो है मॉनसून मैकेनिज्म और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लाइमेट चैप्टर का ही एक पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे मॉनसून के ओरिजिन के बारे में, इंडिया की जो क्लाइमेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डालते हैं वो जानेंगे, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेटिक रीजन्स, अलग अलग एरिया को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली इस तरीके के मेंशन किए हुए हैं, पर हाँ ये टॉपिक हमारा जैसे ही कवर होगा आप प्री और मेंस में दोनों में डील करने लायक हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज तो है कि क्लाइमेट के बारे में हम थोड़ा बेसिक्स जाने। देखो, एक तो टर्म आपने सुनी होगी वेदर और एक आपने टर्म सुनी है क्लाइमेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, वेदर तो होता है मोमेंट्री, कुछ देर के लिए। सुबह कुछ और मौसम था, शाम को कुछ और। सुबह जबरदस्त गर्मी पड़ी, अचानक से बादल आए और बारिश कर गए, मौसम कैसे बदल गया, राइट। जबकि क्लाइमेट में हम बात करते हैं एक लंबे समय तक वेदर की जो कंडीशंस हैं उसका एवरेज। इसका मतलब क्लाइमेट का रिलेशन किसके साथ है? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से संबंधित। वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट में हम वेरिएशन देखें तो 50 साल के लगभग 30 से 50 साल का टाइम लिया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि एटमॉस्फेयर में हवाओं का सर्कुलेशन क्या है, हीट का क्या पैटर्न है, सर्दियों में कैसी ठंड थी, गर्मियों में कैसी गर्मी थी, मॉइस्चर कंटेंट देखा जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी, हवाओं में वाकई में नमी थी या ड्राई एयर थी जिसकी वजह से हमारी स्किन फटती है, फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं सर्दियों में। इसके अलावा एयर मूवमेंट क्या था, इन सब का एग्रीगेट जब निकाला जाता है अराउंड 30 to 50 ईयर्स के टाइम के लिए, वो उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट कहलाती है। ये ध्यान रखें, क्लाइमेट थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए कंसीडर हो गई और वेदर क्विक शॉर्ट टर्म के लिए। फिर बात आती है इंडिया की क्लाइमेट आप किस कैटेगरी में डालोगे? तो इंडिया की क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। ये सीधा एक वन लाइनर आंसर रेडी हो गया आपका, या फिर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू अगर आ जाए प्रीलिम्स में तो आप डील कर लेना आपसे। ठीक है, जिस पर इंपैक्ट किसका है? एक तो ट्रॉपिकल बेल्ट का और साथ में मॉनसून विंड्स का। वो कैसे? वो हम समझते हैं मैप से। ये आपके सामने मैप है, थोड़ा सा ब्लर है पर कोई नहीं, चल जाएगा अपना काम। ये देखो, आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पे इक्वेटर, और जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए आप नॉर्थ में गए उतना ही आप साउथ में चले जाओगे तो आपको पता है यहां पर आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का ये जो एरिया है दैट इज नॉन एज ट्रॉपिकल रीजन। अब आप देखो कि इंडिया की क्लाइमेट है, इसमें जो सदर्न इंडिया है, साउथ पोर्शन है, किससे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो पोर्शन है वो तो देखो ट्रॉपिकल रीजन में है, पर ये जो ऊपर का पोर्शन है ये तो भाई ट्रॉपिकल में नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में है, या फिर टेम्परेट बोल दो या सब ट्रॉपिकल बोल दो। इस तरीके की क्लाइमेटिक रीजन यहां पे होनी चाहिए। पर हमारे क्या है, आपने फिजियोग्राफी ऑलरेडी देख ली है, एक बड़ी सी माउंटेन रेंज है वो इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, और वो माउंटेन रेंज क्या करती है कि इंडिया, इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको मेन लैंड एशिया से सेपरेट करती है ये माउंटेन रेंज, जिसको हम बोलते हैं हिमालयाज। तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की तरफ जो क्लाइमेट प्रिवेल करनी चाहिए वो क्लाइमेट इस यहां पर प्रिवेल या फिर यहां पर अपना असर नहीं दिखा पाती, क्योंकि ये जो हिमालयाज है ना एक आइसोलेटर का काम करता है, क्योंकि नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन से आने वाली जो कोल्ड एयर है उसको यहां तक पहुंचने ही नहीं देता, एक ट्रैप कर लेता है। और यहां का इधर का जो मॉनसूनल मैकेनिज्म है, इधर की जो हवाएं हैं वो इधर की इधर ट्रैप रह जाती हैं। तो ऐसे में एक आइसोलेटर का काम कर गया ना। तो
ये जो ट्रॉपिकल रीजन में जो क्लाइमेट है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसी का असर पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हिमालयास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक तो पॉइंट ट्रॉपिकल क्लाइमेट का था, दूसरा पॉइंट था कि इंडिया की क्लाइमेट मॉनसूनल क्लाइमेट है। देखो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है विंड जो कि सीजनल डायरेक्शन चेंज करे। मतलब ये कि जब समर्स हो तो डायरेक्शन हवाओं की कुछ और हो, विंटर्स हो तो कुछ और हो। अगर समर्स की हम बात करें तो आपको पता है पूरी मेनलैंड जो है यहाँ पे जबरदस्त गर्मी रहती है और तपता है और टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है ज्यादा। ये चीज आपको मैंने पहले ही बताई थी, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस टाइम पर विंड्स हैं वो हल्की होती है और उनका कोशिश रहती है असेंड करने की, ऊपर उठने की, तो सरफेस से ऊपर उठती है। तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। यहां क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। तो हवाएं जो है वो ओशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगी क्योंकि ओशन में टेम्परेचर, ये इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, इधर ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है, तो इधर अरेबियन सी वाले एरिया में यहां पर लो प्रेशर जब बनता है समर्स में तो हवाएं क्या आ जाएगी, ओशन टू लैंड। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही सर्दियां आएंगी तो ये जमीन है ना, ये बड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी। होता क्या है, वाटर और लैंड अगर हम दोनों की बात करें तो इनमें वाटर बहुत ही धीरे धीरे तो ठंडा होता है, धीरे धीरे ही गर्म होता है, एकदम से टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा होती है। मतलब वाटर की जो टेम्परेचर की कंडीशन है उसको चेंज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि लैंड टेम्परेचर चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं लगता, कारण कि इसकी स्पेसिफिक हीट है वो होती है कम। तो देखो सर्दियों से जैसे ही गर्मियों से हम जैसे ही सर्दियों में जाएंगे तो ये लैंड मास है वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने की वजह से यहां पर जो हवाएं हैं वो क्या होंगी, डिसेंड करेंगी, नीचे बैठेगी, सबसाइड करेगी। इसकी वजह से यहां पर कैसा कंडीशन होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कंडीशन है और यहां पर ओशियंस जो कि समर से ये भी गुजरे हैं पर अभी इनका टेम्परेचर अभी भी थोड़ा ज्यादा है। तो इस केस में अब लैंड पर तो हाई प्रेशर है, ओशियंस में हो गया लो प्रेशर, तो हवाओं की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट। तो विंटर्स के टाइम पे हवाएं लैंड टू ओशियन चलती हैं। तो ये हवाओं का रिवर्सल हुआ कि नहीं, इसी रिवर्सल को क्या बोल देते हैं, मॉनसूनल क्लाइमेट। ठीक है, आ जाओ फिर से मेन कंटेंट पे अपने। तो ये क्लाइमेट क्लियर है अपनी, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। इसमें देख सकते हो कि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से गुजरता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लोकेटेड है। पर हिमालयास की प्रेजेंस की वजह से और साउथ में इंडियन ओशियन की प्रेजेंस की वजह से हमारे यहां पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ना होते हुए ऑलमोस्ट जो इंडिया की ज्यादातर जो एरिया है वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक सिचुएशन प्रिवेल करती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जो हमें जाननी थी कि भाई इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कैसी है और क्यों है। चलो लगे हाथ ये भी देख लो, किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हो 8 स्टेट्स हैं, नाम याद रख लेना सबके। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको डिस्कस करते हैं। बात आ जाती है इंडिया की जो क्लाइमेट है उसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो बात ऐसी है, पहला तो रिवर्सल ऑफ विंड। ये चीज हम ऑलरेडी मैप पे देख चुके हैं कि जैसे ही सीजन चेंज होता है यहां पर हवाओं की डायरेक्शन भी है वो रिवर्स हो जाती है। गर्मियों के टाइम पे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है और सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हो जाती है। तो अब आप बताओ कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और डायरेक्शन ये है, तो इन हवाओं का आप क्या बोलोगे, वेस्टर्लीज। बताया था मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो हमने डेजर्ट वाला पोर्शन पढ़ा था, उसमें पहला ही वीडियो था, उसमें अच्छे से बताया था। और ये इधर से आ रही है, ये होगी ईस्टर्लीज, या इनकी डायरेक्शन अगर आप मैच करो लैटिट्यूड्स के साथ में तो ये हो गए ट्रेड विंड्स। ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आती है। ठीक है, तो इंडिया में ये कंप्लीट रिवर्सल देखने को मिलता है। विंटर्स के टाइम पे तो हवाएं चलेगी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, जो कि ट्रेड विंड्स को एकदम फेवर करेगी, और साथ में
अगर हम समर्स की बात करें तो वहां पर सीजन के हिसाब से साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ हवाएं फ्लो होंगी। ठीक है, अब एक चीज क्लियर आपको होनी चाहिए कि जब समर्स की हम बात कर रहे हैं, जब हवाएं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जा रही हैं, तो वो तो कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं? वाटर बॉडी से। और वाटर बॉडी से अगर ओरिजिनेट हो रही है, क्लाइमेट हमारा है ट्रॉपिकल, इसका मतलब टेम्परेचर अच्छा खासा है, हवाएं इसका मतलब गर्म है, तो इसका मतलब जो समर्स के टाइम पे हवाएं ओशंस टू लैंड की तरफ चलेंगी, उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। क्लियर सी बात है, ओशन से ओरिजिनेट हो रही है, गर्म हवाएं हैं, जबकि विंटर्स के टाइम पे लैंड से ओरिजिनेटेड हवाएं ओशंस की तरफ आएंगी। पहली चीज तो वो हवाएं कैसी है? कोल्ड। इसका मतलब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी कम होगी। पहली तो इनकी क्षमता ही कम होगी मॉइस्चर को होल्ड करने की। रही सही में ये लैंड से ओरिजिनेट हो रही है, तो लैंड पर कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं है जहां से कि वो मॉइस्चर ले सके, तो मॉइस्चर सप्लाई का भी कोई सोर्स नहीं है। तो ऐसे में विंटर्स के टाइम पे जो हवाएं चलती हैं, कहां से? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उन हवाओं में मॉइस्चर कंटेंट भी कम होता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, बड़ी लॉजिकल चीजें हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन अगर मिले तो डरना नहीं है, अच्छे से डील कर लेना है। तो ये तो पॉइंट हमारा पहला क्लियर। तो सेलिएंट फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट हो गया रिवर्सल ऑफ विंड्स। दूसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाई एंड लो प्रेशर एरियाज। ये चीज आपको पहले ही क्लियर हो गई। अगेन वही बात आ रही है, कुछ नया नहीं है कि सर्दियों के टाइम पे यहां पर सनलाइट है वो अच्छे से नहीं आती है, तो लैंड मास है वो हो जाता है कोल्ड। कोल्ड लैंड मास के कांटेक्ट में आती है हवाएं, तो वो भी हो जाती है कोल्ड। अब कोल्ड हवाएं होती हैं, वो सबसाइड करेगी, नीचे बैठेगी, तो नीचे कैसा प्रेशर बनाएंगी? हाई प्रेशर। तो यहां पर एक तो हाई प्रेशर का प्रिवेल करना। चलो समर्स में आ जाओ। समर्स में क्या होगा? सनलाइट पूरी ऐसी कैसी आएगी, टेम्परेचर क्या होगा? राइज। टेम्परेचर राइज हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे? लो प्रेशर, क्योंकि हवाएं क्या करेंगी? असेंड, ऊपर उठेंगी, तो लो प्रेशर। तो ये टेम्परेचर के साथ साथ में, सीजन के साथ साथ में टेम्परेचर वेरिएशन और उसके साथ साथ में प्रेशर वेरिएशन। तो ये चीज भी क्लियर आपको हो गई होगी। एग्जैक्टली यही चीज बताई जा रही है कि विंटर्स के टाइम पे हाई प्रेशर, समर्स के टाइम पे लो प्रेशर। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहां से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद में हम देखें तो वो आ जाता है रेनफॉल में वेरिएशन, दो तरीके से, एरिया वाइज भी और टाइम के हिसाब से भी। आप देखो पूरे साल में हमारे रेनफॉल कब आता है? लेटर समर्स में, जब गर्मियां जाने वाली होती है ना, उस टाइम पर हमारे बारिश आती है। और वैसे तो आउटब्रेक माना जाता है 1 जून ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, बट मेन लैंड को पूरी को कवर करने तक आप मान के चलो 1 जुलाई तक का टाइम ले लेती है पूरी मॉनसूनल हवाएं जो आती हैं। देखो सबसे पहले जो हमारे मॉनसून शुरू होता है उसकी शुरुआत होती है अरेबियन सी से, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। मैप बड़ा काम आएगा इसलिए बार बार आऊंगा मैं यहां पे। अरेबियन सी से जो मॉनसून स्टार्ट होता है इस तरीके से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉनसून अपीयर होता है कहां पर? इस वाले एरिया में। इसको हमने क्या बोला था? मालाबार कोस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक ब्रांच तो सॉरी इधर चली गई और एक ब्रांच इधर चली जाती है यूं। इस ब्रांच को तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोल दिया जाता है, इधर वाली को अरेबियन सी ब्रांच बोल दिया जाता है। तो ये फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो अंडमान निकोबार वाले एरिया में, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पहुंच जाती है। ठीक है, जून मिड तक। ठीक है, फिर यहां पर रेनफॉल होता है अच्छा खासा। और यहां पर आपको पता है ना, हिमालयाज इस तरीके से पैटर्न में यूं सेटल्ड है, तो हिमालयाज की डायरेक्शन है ना, बड़ी हेल्प करती है हमें रेनफॉल रिसीव करने में। बे ऑफ बंगाल वाली जब ये ब्रांच है मॉनसून की, वो इधर से डायरेक्ट हो जाती है, यूं घूम जाती है। ठीक है, और फिर इस तरफ से मॉनसून की डायरेक्शन क्रिएट हो जाती है। एक तो डायरेक्शन अभी अरेबियन सी की तो कौन सी है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब इधर से क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब ये अरेबियन सी ब्रांच है, ये तो देखो ऐसे कैसे आगे निकल जाती है। यहां पर एक तो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में बारिश अच्छी करेगी, इस वाले एरिया में। कौन से एरिया में? ये विंडवर्ड साइड, वेस्टर्न घाट यहां पर है, तो इस तरीके से ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा यहां पर। और इस तरफ जैसे ही क्रॉस करके यहां वाले एरिया में जब ये हवाएं पहुंचेगी ना, साउथ वेस्ट मानसून वाली,
यहां पर रेनफॉल कर देगी कम, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है कम। ठीक है, फिर आगे निकल जाती है, फिर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ में, और अल्टीमेटली इनका टारगेट हो जाता है इस तरफ घूमना। और अरेबियन सी ब्रांच के दो पार्ट, एक पार्ट इधर वाला तो ये मर्ज हो गया इधर के साथ, एक ये वाला पार्ट जो कि राजस्थान को क्रॉस करता हुआ सीधा इधर नॉर्दर्न रीजन में स्ट्राइक करेगा हिमालयाज में, जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर उत्तराखंड में तो रेनफॉल होता है जबरदस्त। ठीक है, तो यहां पर रेनफॉल हो जाता है। इसके अलावा ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये इधर की डायरेक्शन से आएगी, और यहां पर आपको पता अरावलीज, थोड़ा क्लीन कर दूं मैं इसको जिससे आपको थोड़ा ठीक लगे, यहां पर अरावलीज लोकेटेड है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो इधर से आ रही है वो यहां तक पहुंचेगी, पर इसके पहले यहां पर ईस्टर्न इंडिया में अच्छे से रेनफॉल कर चुकी होगी, तो मॉइस्चर कंटेंट कम, पर यहां पर अरावली के पास में जैसे ही पहुंचेगी तो यहां टकराएगी। और यहां पर एरिया कौन सा आ जाता है, हाड़ौती रीजन, यहां पर रेनफॉल अच्छा खासा रिसीव होता है राजस्थान में। राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियोस जरूर देख लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने डेट बता रखी है 15 से 20 अप्रैल के बीच में दूंगा मैं आपको। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे कंप्लीट हो, राजस्थान ज्योग्राफी के तो वीडियो शुरू कर दोगे, सोशियोलॉजी खुद से पढ़ोगे, ठीक है ना, नोट्स मिल जाएंगे आपको। सोशियोलॉजी में कहीं अटकोगे तो बीच में स्पेशल सेशन हम कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो दे दी जाएगी। खैर आ जाओ फिर से हमारे मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो इधर हाड़ौती में या ईस्टर्न राजस्थान में तो रेनफॉल अच्छा कर देती है, और फिर वो ब्रांच ऊपर से क्रॉस करके जाती है इधर थार वाले रीजन में, जब तक पूरी मॉइस्चर खत्म हो गई और रेनफॉल हो गई बहुत ही कम। इसीलिए तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, डेजर्ट। अरेबियन सी ब्रांच है वो तो करती नहीं है कुछ रेनफॉल, कारण अरावली खुद पैरेलली लोकेटेड है। थोड़ा बहुत बारिश अगर करती है अरेबियन सी ब्रांच तो कहां पर करती है, सिरोही वाले एरिया में, सिरोही उदयपुर जो साउथ राजस्थान है उधर, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा अरावलीज का जो स्प्रेड है वो कुछ ऐसा है, इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से है। तो यहां पर रेनफॉल अच्छा खासा रिसीव हो जाता है। माउंट आबू में हाईएस्ट रेनफॉल होता है, और वैसे देखा जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा रेनफॉल झालावाड़ में होता है राजस्थान में, जो कि साउथ ईस्ट राजस्थान में लोकेटेड है, ओके, हाड़ौती वाले एरिया में। तो इस तरीके से रेनफॉल का पैटर्न बनता है। अब हमारा कंटेक्स्ट है इंडिया, तो इंडिया में रेनफॉल सबसे ज्यादा एक तो कहां पर होगा, सीधी सी बात है वेस्टर्न घाट वाले इस वाले एरिया में। दूसरा, यहां पर एक ट्रैप बन गया हवाओं के लिए, इस वाले एरिया में जबरदस्त रेनफॉल होता है। मेघालय में शिलोंग प्लेट्यू पे मोहसिन राम और चेरापूंजी दो ऐसे गांव है जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है। इतनी रेनफॉल रिसीव होती है कि चेरापूंजी के एक दिन की बरसात और राजस्थान की वेस्टर्न राजस्थान की 10 साल की बरसात बराबर होती है। अब आप देख लो, इतनी ज्यादा रेनफॉल यहां पे होती है, ठीक है। तो यहां पर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है रेनफॉल में। एक तो क्या है, सीजन वाइज आपको पता है हमारे यहां पर रेनफॉल ज्यादातर समर्स के बाद में जो मानसून टाइम आता है 1 से 5 महीने का। 1 महीना किसके लिए, वेस्टर्न राजस्थान के लिए, 5 महीना किसके लिए, नीचे आपको तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट। अगेन मैप पे चलते हैं, थोड़ा समझाऊंगा तो ही क्लियर होगा। यहां पर इस एरिया में लमसम 5 महीने तक रेनफॉल रिसीव होता है, मेजरली रिसीव हो। यहां पर कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, उससे रेनफॉल नहीं होता है, यहां पे ध्यान रखना। यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है वो कैसे होता है वो देखो, आप अच्छे से समझो। जैसे मैंने अभी बताया कि विंड्स हैं वो विंटर्स के टाइम पे लैंड टू ओशन चलेगी, तो लैंड टू ओशन विंटर्स का चलने का ट्रेंड ये रहेगा इस तरीके से। तो यहां पर ये हवाएं है ना, ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर के और फिर यहां पर बारिश करती हैं। तो आपने कभी नोटिस किया हो तो चेन्नई, सदर्न आंध्र प्रदेश, इस वाले एरिया में फ्लड्स कब आती हैं, अक्टूबर नवंबर मंथ में, जब मॉनसून रिट्रीट कर रहा होता है, विड्रॉ कर रहा होता है। इस एरिया को हमने क्या बोला था, कोरोमंडल कोस्ट। इसके ऊपर वाले एरिया को क्या बोला था, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले को नॉर्दर्न सिरकाट्स, इधर वाले को मालाबार कोस्ट, इधर कोंकण कोस्ट, इधर ये काठियावाड़ कोस्ट और ऊपर ये कच्छ कोस्ट। इस तरीके से क्लासिफिकेशन देखा था, प्लेन्स की हमने बात की थी तब। देखो इंटरलिंक्ड है ये, इसलिए पीछे वाले सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं उन पे कमांड आपकी होनी जरूरी है, तब जाकर के अच्छे से, और कम से कम इतना तो मेमोराइज आप करोगे ही कि कम से कम जब रिकॉल किया जा रहा है तो आप याद कर सको। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि इंडिया में रेनफॉल 1 से 5 महीने होता है, पर पूरे साल रेनफॉल नहीं होता, ठीक है। 80% रेनफॉल हमें गर्मियों के टाइम पे मिल जाता है,
और रेनफॉल भी होता है तो ऐसा जिसमें फ्लड्स और उसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। आप देखा करो हर साल बाढ़ आती है। केरल तो कॉमन है, उत्तराखंड कॉमन है, इसके अलावा आप इधर देख सकते हो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वहां पर भी, और 2006 में तो राजस्थान में भी फ्लड्स आई थी, वेस्टर्न राजस्थान थार एरिया में भी। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल वेरिएशन देखो, एक तो होता है टेम्पोरल, एक होता है स्पेशल। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम के हिसाब से, जो कि हमने सीजन की बात कर ली कि समर्स के टाइम पे रेनफॉल है, विंटर्स के टाइम पे थोड़ा रेनफॉल है, बाकी सीजन्स में इतना रेनफॉल हमें रिसीव होता ही नहीं है। जबकि एरिया वाइज देखें तो सबसे ज्यादा रेनफॉल चेरापूंजी में, सबसे कम रेनफॉल जैसलमेर राजस्थान में। चेरापूंजी में इतना, चेरापूंजी मोहसिन राम, ठीक है ना, चेरापूंजी में इतना रेनफॉल कि एक दिन में इतना रेनफॉल आ जाता है जितना जैसलमेर पिछले 10 सालों में रिसीव करता है। अब आप देख लो जी क्या होगा, क्या मतलब सिस्टम है हमारे यहां पर। तो वेरिएशन बहुत है, स्पेशल और टेम्पोरल। फिर सीजन्स हमारे बहुत प्लूरल है, क्लाइमेट का ही पार्ट है सीजन्स भी। तो हमारे यहां पर वैसे तो 3 सीजन मानी जाती है मोटी मोटी, विंटर, समर्स और ये जो आप जिसको बोल देते हो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है, ठीक है। पर हमारे यहां पर ओवरऑल क्लासिफिकेशन 4 सीजन्स में कर दिया जाता है। पहले तो विंटर्स फिर जाती हैं, स्प्रिंग आ गई, समर्स और रेनी एंड ऑटम, ये 6 सीजन्स हमारे यहां पर प्रिवेल करती हैं। मेनली हमारे यहां पर देखें तो विंटर्स, ऑटम और समर्स, नहीं वैसे अगर देखा जाए तो मेनली हमारे आती है मॉनसून, समर्स, मॉनसून एंड विंटर्स। ये 3 हम सीजन्स को या फिर 3 चीजों को हम प्रिवेल होते हुए देखते हैं। पर इनको हम सही तरीके से देखें क्लासिफिकेशन समर, मॉनसून और विंटर्स को, तो वो रहेगा विंटर्स, फॉल ऑफ विंटर्स, फिर स्प्रिंग जिसमें अभी हम चल रहे हैं, समर स्टार्ट हो गई अप्रैल से, इसके पहले फरवरी मार्च का महीना जो होता है वो स्प्रिंग का आ जाता है। अब जैसे ही मई जून में ये समर, मतलब ये अप्रैल मई या फिर आप मानो मिड अप्रैल से लेकर के मिड जून तक का टाइम जो होता है वो समर्स हो गई, फिर रेनफॉल रिसीव होने लग जाएगा। फिर उसके बाद में शरद ऋतु आती है जिसको हम ऑटम बोलते हैं, विंटर्स से पहले का सीजन, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ना, ठीक है। तो ये हमारे मेन 6 सीजन से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी 3 तो मेन है ही, अगेन विंटर्स, समर्स, मॉनसून, ठीक है। जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उनसे कंपेयर कर लो, याद हो जाएगा। फिर आ जाओ इंडिया की क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया की क्लाइमेट में यूनिटी देखने को मिलती है। कैसे? हिमालयाज है ना, तो वो क्या ट्रैप कर देते हैं नॉर्दर्न रीजन से आने वाली हवाओं को। इस वजह से जो एरिया सब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है वहां पर भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। और ट्रॉपिकल साउथ इंडिया है, सदर्न पोर्शन है, वहां तो है ही। तो यूनाइटेड क्लाइमेट इंडिया की देखने को मिलती है। और हमारे यहां पर मेन क्लाइमेट का जो फॉर्मेशन है वो हवाओं की वजह से, जिसको हम डिफाइन करते हैं, वो हो गई मॉनसून। तो हमने इसको क्या बोल दिया? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप ये, क्योंकि चीजें रिपीट होंगी इसलिए थोड़ा जल्दी खींचेंगे हम यहाँ पे। इसके आगे आप देख लो, यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट में डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। कैसे? डाइवर्सिटी इतनी कि समर्स के टाइम पे टेम्परेचर हमारे यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों के टाइम पे देखो तो टेम्परेचर 45 डिग्री माइनस में जाता है। कहां पे? लेह लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट। इसके अलावा विंड की बात कर लो, टेम्परेचर की बात कर लो, मतलब हवाओं की स्पीड, सर्दियों में ठंडी हवाएं, गर्मियों में लू, टेम्परेचर बहुत हाई बहुत लो, कितना वेरिएशन है। रेनफॉल कहां जैसलमेर, कहां चेरापूंजी। ह्यूमिडिटी, सर्दियों में देखो एकदम सूखी हवाएं, गर्मियों में एकदम सूखी गर्म हवाएं, और फिर मानसून में एकदम नमी। इसके अलावा एरिडिटी, शुष्कता, हवाओं में मॉइस्चर का प्रेजेंस। ये सारी चीजें वेरी करती हैं टाइम, सीजन और एरिया। दैट मींस स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है हमारी क्लाइमेट में, इसलिए डाइवर्सिटी भी है। फिर बात, अच्छा इसका मतलब आपसे पूछे कि इंडियन क्लाइमेट डाइवर्सिटी और यूनिटी का सेगमेंट शो करती है, तो यूनिटी के लिए तो आप क्या बता दोगे कि हिमालयाज की प्रेजेंस की वजह से पूरे इंडिया में ट्रॉपिकल और हवाओं के रिवर्सल की वजह से मॉनसून क्लाइमेट प्रिवेल करती है। तो दिस इज यूनिटी सेगमेंट। डाइवर्सिटी सेगमेंट टेम्परेचर के बारे में, विंड के बारे में, इनके बारे में आप बता दोगे, डाइवर्सिटी एरिया वाइज भी आप बता दोगे। देन कम्स नेचुरल कैलेमिटीज। भाई हमारे यहां पर हमारी क्लाइमेट है ना बड़ी शॉकिंग होती है। रेनफॉल अगर हुआ तो ऐसा हुआ फ्लड्स आ गई, नहीं हुआ तो ऐसा सूखा पड़ा कि फसलें बर्बाद हो गई। फेमीन्स ऐसे आए कि पता पड़ा कि भुखमरी की वजह से लोगों की कईयों की डेथ हो गई। और कई बार ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो कि कंट्रोल ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मौसमी बीमारियां, ठीक है, जैसे मॉस्किटो बोर्न डिजीजेज हैं, वो कितनी फैल जाती हैं,
ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अगर इंडियन क्लाइमेट की हम बात करें। तो आप ये याद रखोगे, इनके बारे में ब्रीफिंग मैंने पूरी आपको दे दी अच्छे से, और इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर बात आ जाती है कि इंडिया के क्लाइमेट में इतने फीचर्स हमने देखे, इन फीचर्स को डिसाइड करने के लिए कोई तो काम करता होगा, जिनको हम बोलेंगे फैक्टर्स। तो भाई इंडियन क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स हैं, या फैक्टर्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लोकेशन या फिर रिलीफ बोल सकते हो, और नंबर 2 एयर प्रेशर या फिर विंड की बात कर सकते हो। हवाओं का फ्लो और जमीन की लोकेशन, ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट डालती हैं अगर हम हमारी क्लाइमेट की बात करें। एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। पहला, लोकेशन रिलेटेड। अब ये लोकेशन तो आपको पता ही है कि इंडिया कहां पर लोकेटेड है। तो सबसे पहला तो लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल इंडिया को बीचों बीच से पास करती है, तो इसलिए इंडिया में आप देख सकते हो ज्यादातर कौन सी हम क्लाइमेट को प्रिवेल होते देख रहे हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नॉर्दर्न रीजन है वो सब ट्रॉपिकल का पार्ट है वैसे लैटिट्यूड के हिसाब से, बट रियल सेंस में हमने देखा हिमालयाज हैं वो ट्रैप कर देते हैं नॉर्दर्न रीजन से आने वाली कोल्ड हवाओं को, और साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर देते हैं। इसलिए हमारे यहां पर ज्यादातर कौन सा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल जोन। तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, इसका असर सीधा पड़ रहा है। दूसरा क्या है कि ट्रॉपिकल जोन में लोकेट होने के नाते हमारी लोकेशन जो है वो इक्वेटर के पास में है, और इक्वेटर के पास में तो आपको पता है टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर अच्छा खासा बना रहता है। इसलिए हमें एनुअल और डेली बेसिस पे अगर टेम्परेचर देखें तो आपको वेरिएशन बहुत कम दिखेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम है तो वो डेजर्ट एरिया है, कुछ एरियाज है। हम ओवरऑल इंडिया की पूरी लैंडमास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब वो डाइवर्सिटी जो थी वो स्पेशल थी, कहां पर लेह है, कहां पर राजस्थान का डेजर्ट है। पॉइंट हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। हमारे यहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रहता है पूरे साल, और वेरिएशन जो है दिन में या पूरे साल में अगर देखो तो हर एक टाइम का एक फिक्स टेम्परेचर है, उसमें इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न रीजन की बात करें, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न रीजन की बात करें, तो वहां पर तो क्या होता है कि आप देख सकते हो स्मॉल डेली और एनुअल वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, अभी हमने देखा वहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा टेम्परेचर का। अगर सर्दियां हैं तो टेम्परेचर आपको ठंडा सा ही मिलेगा, गर्मियां हैं तो टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा। जबकि सदर्न रीजन की बात करें जो कि इक्वेटर के पास में है, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, थोड़ा सा करेक्शन करो आप इसको, क्या बोलते बोलते थोड़ा सा उल्टा हो जाता है मामला। करेक्शन ये है, सदर्न रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लोकेटेड है, जो कि वाटर बॉडी इंडियन ओशियन से सर्कमवेटेड है, चारों तरफ से वाटर बॉडी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस वजह से वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर की सिचुएशन प्रिवेल करती है, क्योंकि पानी के टेम्परेचर में वेरिएशन आने में टाइम लगता है। और इधर आप देख सकते हो कि जबकि लैंड एरिया हो तो वहां पर टेम्परेचर जल्दी से चेंज होता है। तो सदर्न रीजन में तो टेम्परेचर चेंज आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इक्वेटर के पास में है तो टेम्परेचर ज्यादा है, और वहां पर डेली और एनुअल बेसिस पे टेम्परेचर ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। जैसे कि हम अगर नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो हम सर्दियों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर फील कर लेते हैं अगर राजस्थान में हम रहते हैं या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में हम रहते हैं तो, जबकि साउथ में उसी टाइम पे जनवरी के टाइम पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रिवेल करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सदर्न रीजन में टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड रहता है, मोर और लेस रेगुलेटेड रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द वाटर बॉडी। कौन सी? इंडियन ओशन, जिसकी 2 ब्रांचेज है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो इस वजह से वाटर जो है वो एक मॉडरेट इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर में इतना चेंज नहीं आता है सदर्न पोर्शन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाले रीजन में। जबकि नॉर्दर्न पार्ट की हम बात करें तो वहां पर एक्सट्रीम लेवल हमें देखने को मिलता है। सर्दियां तो अभी हमने देखा लेह लद्दाख वाले एरिया में कितनी जबरदस्त सर्दियां, गर्मियां तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा गर्मियां राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन में, ठीक है। तो ये है मेन फैक्टर। वो क्या थोड़ा सा बोलते बोलते कहां किस तरफ चला गया, थोड़ा सा करेक्शन था वो हमने कर लिया। खैर आ जाइए नेक्स्ट, हिमालयन माउंटेन्स की बात करें। एक लैटिट्यूडनल रीजन तो क्लियर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है।
कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में तो किस तरीके से एक्सट्रीम वेरिएशन आ रहे हैं प्रेशर में, टेम्परेचर में, जो भी क्लाइमेटिक सिचुएशन है, और साउथ में वाटर बॉडी की प्रेजेंस होने की वजह से और इक्वेटर के पास में होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा मतलब बना रहेगा और वो थ्रू आउट ईयर मतलब ये रहेगा मॉडरेट सा रहेगा, ठीक है, इक्वेटर के पास होने की वजह से। जबकि नॉर्थ में ठंड भी जबरदस्त पड़ेगी तो गर्मियां भी जबरदस्त पड़ेगी, वेरिएशन है, ठीक है, और साउथ में मोर और लेस टेम्परेचर मेंटेन्ड है। दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट पे असर आता है, दैट इज हिमालयन माउंटेन। भाई सीधी सी बात है, सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर ही नहीं होने देता हिमालय। इसकी वजह से क्या हो गया, हम सेपरेट हो गए वहां से, इसलिए हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसी है, ट्रॉपिकल। तो हिमालय की वजह से भी हमारी क्लाइमेट पे असर पड़ा कि नहीं, नहीं तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ जाता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का पोर्शन, इवन राजस्थान पूरा सब ट्रॉपिकल में आता। हमारे यहाँ पर ठंडी हवाएं जितनी आती है ना, अभी ठंड पड़ती है, उससे भी ज्यादा ठंड पड़ती है अगर हिमालय नहीं होते तो, ठीक है। इसके अलावा लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तो असर पूरा पूरा है ही, कि साउथ इंडिया की बात करें तो इंडियन ओशन ने 3 तरफ से घेरे हुए हैं, उसकी वजह से साउथ इंडिया में टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। जबकि नॉर्थ इंडिया में आपको पता है कि केवल लैंड मास है जो कि बहुत ही जल्दी गर्म होती है, बहुत ही जल्दी ठंडी होती है। तो इसकी वजह से हमारे यहां पर एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में, या एक्सट्रीम जो लेवल होता है क्लाइमेट का, चाहे रेनफॉल की बात करो, टेम्परेचर की बात करो, वो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, और साउथ इंडिया में आपको पता ही है कि मोर और लेस रेगुलेटेड रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते ही हो ओशन की प्रेजेंस की वजह से यहां पर एयर प्रेशर भी क्रिएट होता है। जैसे आप देखो कि हमने अभी बात की कि समर्स में किस तरीके से ओशंस से हवाएं हैं वो मेन लैंड की तरफ जाती है, ठीक है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो हुआ। वो प्रेशर डिफरेंस कैसे हुआ, क्योंकि जमीन थी वो बहुत जल्दी गर्म हो गई, और गर्म हुई तो वो क्या हो गई, ऊपर हवाओं में हवाएं ऊपर उठेंगी, असेंड करेंगी, तो लो प्रेशर क्रिएट कर गई। और इधर आप देखोगे ओशंस में अभी पीछे सर्दियां गई हैं, पानी थोड़ा ठंडा है, तो उस केस में वहां पर हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलेंगी। तो ये एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं, जिसकी वजह से हमारे यहां पर मॉनसूनल सिस्टम क्रिएट होता है, एयर या विंड रिवर्सल का जो सिस्टम है वो प्रिवेल कर जाता है। नेक्स्ट है सी से डिस्टेंस। जितना ज्यादा ओशन से डिस्टेंस होगा उतना ही वहां पर क्लाइमेट के एक्सट्रीम इवेंट्स दिखेंगे। जितना ओशन से या सी से डिस्टेंस कम होगी उतना ही वहां पर रेगुलेशन ज्यादा रहेगा, मतलब टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगेन वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। तो साउथ इंडिया की बात करें तो कोस्टल लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोस्टल लाइन कितनी लंबी है, तो इस वजह से इक्विटेबल क्लाइमेट पूरे साल 25 डिग्री के लगभग आपको टेम्परेचर मिलेगा। इवन जनवरी में भी आप मुंबई जाओ कभी तो वहां पर एसी कूलर्स ये चलते हुए दिखेंगे, एसी कूलर फैन, जबकि हम रजाई ओढ़ के सोते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। जबकि इंटीरियर दैट मींस मेनलैंड इंडिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट आता नहीं है, तो सर्दियां जबरदस्त, गर्मियां जबरदस्त, हर चीज जबरदस्त। अगर आप किसी एल्टीट्यूड हाइट वाली जगह पे जाओगे तो आपको पता ही है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे एयर है वो थिन होती चली जाती है और टेम्परेचर है वो फॉल होता चला जाता है, मतलब हवा पतली रहती है। कल मैंने बताया था ना एओलियन स्ट्रक्चर कि किस तरीके से डेजर्ट एरिया में मशरूम रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसके पीछे कारण क्या था कि सरफेस के पास में जो एयर फ्लो होती है वहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है। तो एग्जैक्टली यही चीज आप यहां पर अप्लाई करो कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे एयर की जो थिकनेस है वो डाउन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ एयर रिड्यूस होता है और टेम्परेचर भी लैप्स होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, कि हाइट के साथ साथ में टेम्परेचर का गिरना, ठीक है। तो ऐसे में जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे भी टेम्परेचर गिरता है। तो आप देखो कि कोई लोकेशन है प्लेन्स में और कोई लोकेशन है माउंटेन्स में, तो आप समझ सकते हो कि माउंटेन्स में लोकेटेड जो जगह है वहां पर आपको टेम्परेचर मिलेगा कम, और जबकि उसी लैटिट्यूड पे लोकेटेड एक लोकेशन है जो कि कहां पर लोकेटेड है, प्लेन्स में, तो वहां पर टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, आज आप जयपुर में रहते हो, आप माउंट आबू चले जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में लोकेटेड है माउंट आबू, जबकि जयपुर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में, तो देखा जाए तो जयपुर में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए, बट रियलिटी क्या है, माउंट आबू किस पे है लोकेटेड, पहाड़ी पे, इस वजह से वहां पर टेम्परेचर है कम, जबकि जयपुर में टेम्परेचर भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग प्रिवेल कर रहा है। तो पॉइंट क्या आ रहा है, हाइट के हिसाब से भी क्लाइमेट में चेंज आया कि नहीं। फिर आ जाता है रिलीफ।
भाई सीधी सी बात है, फिजियोग्राफी कैसी है, सिस्टम कैसा है। जैसे हमने बात की थी कि वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन यहाँ पर है, इसलिए वेस्टर्न घाट्स की तरफ जैसे ही हवाएं आएंगी मॉइस्चर लेकर के, तो विंडवर्ड साइड तो रेनफॉल अच्छा हो जाएगा, इधर रेनफॉल कम मिलेगा। तो आप बताओ इसका असर पड़ा है कि नहीं, माउंटेन्स की लोकेशन का असर पड़ा कि नहीं। एग्जैक्टली साउथ नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां पर मेघालय में, असम में रेनफॉल जबरदस्त, ब्रह्मपुत्रा में हर साल बाढ़ आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि वहां पर माउंटेन्स जो है वो हवाओं को ट्रैप कर लेते हैं और वो हवाएं फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल करती है जबरदस्त। ठीक है, तो ये चीजें भी क्या है कि एक कंट्री का रिलीफ फीचर, हमारे देश का कहां पर माउंटेन्स है, कहां पर प्लेन्स है, कहां पर प्लेट्यूज है, कहां पर डेजर्ट है, उसका भी असर सीधा सा उसके क्लाइमेट पे पड़ता है। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनमें हमने देखना था कि जी जो लोकेशन और रिलीफ रिलेटेड फैक्टर्स। अब कल हम बात करेंगे प्रेशर विंड से, इनसे संबंधित, ये इनसे हम आगे और कंटिन्यू करेंगे इसी क्लाइमेट वाले चैप्टर को। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी होने वाला है, ये मैं पहले बता चुका हूं, और जो करेक्शंस बीच में करने थे वो हमने कर लिए थे ऑन द स्पॉट, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से। ठीक है, तो सेशन को यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं डाउट हो तो जितने टॉपिक्स कवर हो गए उनकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम, छोड़ना नहीं है तैयारी। आप चाहे वर्किंग हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है उससे, आप अपनी तैयारी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करो कंटिन्यू।